देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये हमारा फाइनल पार्ट है जिसमें हम पूरा बचा हुआ चैप्टर कवर करेंगे। हमारे जो पहले 2 चैप्टर्स थे उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जिन बच्चों ने अभी इस वीडियो को देखा है, अगर चाहें तो आप फर्स्ट और सेकेंड वीडियो भी देखिए जिससे आपको और क्लियर हो जाए चैप्टर। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारे प्लैनेट पे या हमारी जो कंट्रीज हैं उनमें सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो इनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के कारण आप देखते हैं कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो हर जगह एक से नहीं है, ट्रेडिंग पैटर्न्स अलग हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस उसके अकॉर्डिंग है, या फिर इवन मतभेद भी होते हैं। बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, आज भी लड़ रहे हैं ताकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल ले सके। आप देख रहे होंगे अभी भी हम लोगों के यहाँ अमेरिका, ईरान, इजराइल, इन सब में जो वॉर चल रहा है वो रिसोर्सेज को ही लेकर तो हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स का आप इस मैप में देख सकते हैं। अब हमारे भारत में ही कोल आप ब्लैक स्पॉट के थ्रू देख सकते हैं, ऑयल येलो ट्रायंगल, आयरन ओर स्क्वायर में दिया हुआ है और बॉक्साइट डायमंड शेप में। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं हमारे भारत में भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज के जो पास लोकेटेड होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती हैं लोकल लोगों के लिए। वहीं आसपास जो है टाउनशिप बढ़ने लग जाती है और इससे क्या होता है कि जो और तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी जो है बढ़ने लगती हैं औरों के लिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज आपको मिलती हैं उससे क्या, जिससे आपकी एक लाइफ की जो क्वालिटी है वो और बेहतर होती है, उन तक भी आपकी पहुंच होने लगती है। पर कहते हैं ना, हर फायदे की कोई ना कोई कीमत होती है, चाहे शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में। हमारे पास पूरी दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, रिच है वो रिसोर्सेज में, ऐसे एरियाज में जो लोग रहते हैं। पर होता क्या है, उनको जो है उस जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट किया जा सके। अब जैसे जो लोग ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, अगर वहाँ से कोई डैम बनना है या कुछ करना है तो क्या करते हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। इसी तरीके से कुछ केसेस में उनकी जो सीक्रेट प्लेसेस होती हैं वो भी थ्रेट के अंडर आ जाती हैं, उनके लिए भी खतरा पैदा हो जाता है और उससे जो है लड़ाइयाँ होती हैं। चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, सब डिपेंड करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन पर नेचुरल रिसोर्सेज की। अगर ह्यूमन नॉलेज और स्किल को कंबाइन किया जाए इन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे वुड स्टील जो है। और जो ट्रेड है उसने जो डेवलपमेंट है हमारे बड़े बड़े एम्पायर्स का इंडिया के अंदर, उसको इसी तरीके से और ज़्यादा बढ़ाया था। अब जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के जो हैं उसको एक पवित्र नदी माना जाता है, तो इसके जो पानी है वो कैसे शेयर हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अब नेचर जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर ध्यान तो देता नहीं है, उससे क्या हुआ, जो टेंशन जो हैं उसको लेकर बढ़ गई, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज पूरी स्टेट्स में है, कंट्रीज में है, उनकी शेयरिंग को लेकर भी टेंशन हो जाती है। भाई नेचुरल रिसोर्स तो कहीं पर भी मिल जाएगा। अब जैसे कावेरी नदी है, उसका जो पानी है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इन सब से जो है शेयर होता है। नेगोशिएशंस, डेफ्ट मैनेजमेंट, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि पीस बना रहे और पानी की फेयर शेयरिंग हो। ऐसे सब एग्रीमेंट्स को पहुंचने के लिए अपने चाहे आस पड़ोस की कंट्रीज के साथ ही क्यों ना हो, वो इतना आसान नहीं है। द नेचुरल रिसोर्स कर्स, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं हो गई कि आपका तो बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पर उन्नति होगी। कुछ रीजन्स जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। तो फिनोमिनन जो है इस तरीके का, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास प्लेंटी में भी है नेचुरल रिसोर्सेज तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली कंट्री रिच हो गई। अब इकोनॉमीज जो हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं कर पाती जो इन रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स में बनाया जा सके हायर वैल्यू के। इसके बारे में आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर है उसमें बाद में पढ़ेंगे।
तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। इंडिया ने जनरली इस कर्ज को अवॉइड किया है क्योंकि वो ऐसी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है ताकि हमारी जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। पर जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन है सस्टेनेबिलिटी के साथ वो बना रहे, ये हमारे लिए उसका बैलेंस बना रहे, ये आज भी हमारे लिए एक चैलेंज है। नेचुरल रिसोर्सेज को समझना, उसको मैनेज करना, ये एक बहुत ही वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट है। पर ह्यूमन नॉलेज, अच्छी गवर्नेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ये बताते हैं कि क्या इसके लंबे समय के लिए फायदे होंगे या ये बहुत ही कम समय में खत्म हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टीवर्डशिप। अगर आप चाहते हैं कि अर्थ पर आपकी जो लाइफ है वो चलती रहे तो उसके लिए हमें नेचर को भी और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको जो है रिस्पेक्ट करना होगा, सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्टोरेशन और रिजनरेशन जो है वो हो पाए। अब अगर वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो वो रिस्टोर और रिजनरेट जल्दी हो सकते हैं, और अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो हमें उसका बहुत ही जिम्मेदारी से और संभल के और सही समझदारी से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और इन पहलुओं को पढ़ते हुए उन्होंने वार्न भी किया है कि जो इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, मीन्स अर्थ पे जो वेराइटी ऑफ लाइफ है वो खत्म होती जा रही है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, और इधर जो कुछ साल गुजरे हैं उधर में जो स्पीड है वो और ज्यादा तेज हो गई है। रिस्टोरेशन और रीजनरेशन क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे हम जो यूज है नेचुरल रिसोर्सेज का उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको रीजनरेट करने के लिए हम कितना पुश कर रहे हैं। हमारी कंट्री में किसान जो है वो ग्राउंड वाटर से जो है इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन पर्पजेज के लिए। ज्यादातर स्टेट्स में ये जो ग्राउंड वाटर पानी को एक्सट्रैक्ट करना है, जिस दर से वो रिप्लेनिश होता है वाटर टेबल, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से उसको निकाल रहे हैं। अब जैसे जैसे समय जा रहा है ये कमी जो है बढ़ती जा रही है, और उसके कारण अब जो ग्राउंड वाटर को खींचना है, निकालने की जो कीमत है वो बढ़ गई है। और कारण क्या है? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। आपको जमीन में ज्यादा गहराई तक खोदना पड़ेगा तब जाके आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा। अब उसके लिए कीमत ज्यादा हो जाएगी। पहले होता है कि अगर कम लेवल पे खोदना पड़ा तो आपको पानी जल्दी मिल गया, पर जब आप ग्राउंड वाटर इतना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो पानी का लेवल है वो बहुत नीचे चला गया। अब वहां तक जब तक आपका पानी के हद तक पाइप नहीं पहुंचता या आपकी एक्सट्रैक्शन नहीं पहुंचती तब तक आपको उसके लिए एक ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ये प्रेडिक्ट किया गया है कि हमारी जो बढ़ते हुए शहर हैं वो कुछ टाइम में ग्राउंड वाटर से खाली हो जाएंगे। जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ग्राउंड वाटर लेवल्स को बढ़ाने के, वो भी करे जा रहे हैं ताकि इससे छुटकारा पाया जा सके। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो वाटर हार्वेस्टिंग की हैं, पॉन्ड्स और टैंक्स जो है उनको दोबारा से उनमें पानी भरना, रिजुविनेट करना कि वो उनमें पानी जो है आ जाए, जो जबरदस्ती पानी को कंज्यूम किया जा रहा है उसको कम करना, प्रोसेस करना, रीयूज करना वाटर को, ताकि ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो अपनाई जा रही है ताकि ग्राउंड लेवल जो का वाटर जो है वो खत्म ना हो जाए। इसी तरीके से इम्प्रॉपर यूज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का है, पेस्टिसाइड्स का है, उससे जो सॉइल की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो थी वो माना जाता था कि सॉइल जो है वो एक तरीके से मानती थी कि सॉइल मदर अर्थ का हिस्सा है, तो उसके लिए प्रैक्टिसेस जो होती थी जैसे काउ डंग का यूज करना, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का, मल्चिंग का, मल्टी क्रॉपिंग का, ये सब जो करे जाते थे, इससे जो है सॉइल जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज होती थी। तो हमें जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस से सीखना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए अपनी करंट सिचुएशन में, ताकि जो सॉइल की क्वालिटी है वो और ना गिरे। हमें अपनी सॉइल को भी रिप्लेनिश और रिजुविनेट करने की जरूरत है। अब यहाँ दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ केस फ्रॉम पंजाब। जो बहुत ही लहलहाते हुए खेत थे या मैदानी इलाके हैं पंजाब के, वहां पर भी क्राइसिस हो गई है क्योंकि वहां के जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत नीचे चले गए। पंजाब को घर माना जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो पॉपुलेशन का है हमारी कंट्री का, उसके लिए जो अनाज आता है या जो खाना आता है वो सब कहाँ से आता है? पंजाब से। और इसने काफी बड़ा योगदान दिया था इंडिया को आत्मनिर्भर बनने के लिए फूड में। पर यही सेम स्टेट जो है आज सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज को झेल रहा है।
क्योंकि जो नेचर है उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया कि वो रीजनरेट भी नहीं हो पाया और बहुत ही कम समय में। और ये कंसर्न खाली पर्टिकुलर पंजाब से ही रिलेटेड नहीं है, इसमें और बाकी सारे स्टेट्स भी काफ़ी हद तक असर आया है उन पर। 1960 में क्या हुआ कि फार्मर्स जो हैं वो HYV सीड्स जो आए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, व्हीट और पैडी के, उस पर शिफ्ट हो गए। अब इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, जो ट्रेडिशनल सीड्स को जितनी ज़रूरत होती है पानी की, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो पानी जो है फार्मर्स ने ग्राउंड वाटर से खींचना शुरू कर दिया ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। इसके अलावा फ्री में पावर सप्लाई मिल रही थी, तो ओवर पंपिंग होने लग गई ग्राउंड वाटर की। एक ऐसी सिचुएशन आज भी इंडिया में है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो है उनकी ज़रूरत थी, और इसीलिए उसमें क्या डाला गया, जो है कि जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं उसमें मेन ज़रूरत थी केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की। तो ये जो तीनों फैक्टर्स थे, इन्होंने मिलकर जो ग्राउंड वाटर लेवल था, जो कि बहुत बड़ा पार्ट था पंजाब का, वो ऐसा कर दिया कि उसके लिए 30 मीटर डेप्थ तक पानी जो है वो गायब ही हो गया। और जो केमिकल्स थे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स से, वो ग्राउंड वाटर में मिल गए, जिससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज आने लगे। आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर का पंप के थ्रू, यहाँ पे पैडी फील्ड्स जिनमें पानी भरा हुआ है। तो ऑलमोस्ट 80% एरिया जो पंजाब का था वो क्लासिफाई कर दिया गया ओवर एक्सप्लॉइटेड। मतलब कि हमने पानी जो है इस दर से खींच लिया है कि इतना तो जल्दी पानी रिस्टोर और रिजुविनेट भी नहीं हो पाएगा जो ग्राउंड वाटर है। तो हमने ये देखा कि जो फूड सिक्योरिटी है वो तो हमें बहुत कम समय में मिल गई, पर उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स थे उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, कितनी कोशिशें लगेंगी उस चीज़ को दोबारा से रिकवर होने में। अब आप यहाँ देखिए एक मैप दिया हुआ है पंजाब और चंडीगढ़ का वाटर लेवल मैप दिया हुआ है, जून 2022 का है। इसमें MBGL जो है वो दिया गया है मीटर्स बिलो ग्राउंड लेवल, कितने मीटर बिलो ग्राउंड लेवल जो है पानी चला गया है। आप देख सकते हैं सब यहाँ पे कलर्स से मार्क किया गया है, इससे आपको पता चल जाएगा कितना, जिसमें ये कलर आपको दिख रहा है वहां पर जो है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। यहाँ देखिए जैसलमेर फोर्ट दिखाया गया राजस्थान का। ये एक मड स्ट्रक्चर जो है जो बना था 12th सेंचुरी में, और उसको दोबारा से रिफर्बिश किया गया सैंडस्टोन का बाद में इस्तेमाल करके। अब दूसरा आता है केस सीमेंट का। हमारी लाइफ बगैर सीमेंट के हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे चाहे घर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, कोई भी बिल्डिंग्स हो, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, सब में सीमेंट चाहिए होता है। लेकिन ये जो प्रोडक्शन है सीमेंट का, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में आता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उससे बहुत फाइन डस्ट रिलीज होती है, जो हमारे फेफड़ों में चली जाती है, एनिमल्स के फेफड़ों में चली जाती है, नुकसान पहुंचाती है, पेड़ की पत्तियों पर बैठ जाती है, इससे उनकी पैदावार कम हो जाती है, सॉइल और वाटर को पोल्यूट करती है। तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने गाइडलाइंस जो है वो क्रिएट करी हैं सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए, कि ये इंश्योर किया जा सके पॉल्यूशन कम से कम हो या बिल्कुल खत्म हो। इसके साथ साथ एक कदम उठाया गया है ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स के इस्तेमाल करने का, जिससे पॉल्यूशन कम किया जा सके। इसमें आता है ट्रेडिशनल मटेरियल्स जैसे स्टोन और मड है उनका इस्तेमाल करना, नए प्लांट बेस्ड मटेरियल्स का या रिसाइकिल मटेरियल्स का जो प्लास्टिक वेस्ट से मिलते हैं। अब आप यहाँ देखिए एक कम्युनिटी बिल्डिंग दिखाई है, ऑरोविले कंस्ट्रक्टेड करी गई है ऑरोविले अर्थ इंस्टीट्यूट ने। यहाँ पर यूनेस्को चेयर करता है अर्बन आर्किटेक्चर के लिए। ये बहुत ही मॉडर्न बिल्डिंग है जो कि मड से बनी हुई है, खास टेक्निक्स के इस्तेमाल से। ट्रेडिशनल मटेरियल्स जो हैं या मेथड जो हैं उनको कंबाइन किया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ, ताकि नए मटेरियल्स को क्रिएट करा जा सके जो सस्टेनेबल हो, और एक ऐसा प्रोसेस प्रोडक्शन का जिसमें पॉल्यूशन कम हो, लोकल एम्प्लॉयमेंट दे, और ये चीज़ माइंड में रखी गई है इसको डिज़ाइन करते वक्त कि वहाँ का क्लाइमेट जो है उस जगह का उस पर असर ना आए। अब देखिए यहाँ दिया है कि वृक्ष आयुर्वेद, ये एक एशियन पॉलिटिकल बॉटनिकल साइंस थी जिसका मेन फोकस था स्टडी और केयर प्लांट एंड ट्रीज। वृक्ष ये संस्कृत से मिला है जिसका मतलब है पेड़, ट्री, और आयुर्वेद मतलब हुआ साइंस, लाइफ और हेल्थ की। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी ये बहुत पुरानी है, कई सैकड़ों लाखों साल पुरानी है, और इसको फॉर्मलाइज किया गया था टेक्स्ट में, जैसे सुरापाल की वृक्ष आयुर्वेद, ये 10th सेंचुरी CE में जो है लगभग बनी थी।
अब इसमें देखिए कितने ज़्यादा रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कौन से पर्टिकुलर प्लांट्स हैं वो उगाने चाहिए अलग अलग सॉइल टाइप्स में। बहुत ही बारीक मेथड्स दिए गए हैं सीड कलेक्शन के, प्रिजर्वेशन के, प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स के, खेती करने से पहले कैसे ट्रीटमेंट करना है सॉइल का। इरिगेशन टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा बताई गई हैं कि जिसमें भी रिकमेंडेशंस है कि प्लांट की स्पीशीज के अकॉर्डिंग करें, ग्रोथ स्टेज क्या होनी चाहिए, उस पर क्या करना चाहिए इरिगेशन, सीजनल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे इरिगेशन करना चाहिए। पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं नेचुरल रेपेलेंट्स और प्लांट्स के थ्रू जो साथ में उगाने चाहिए। ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये प्रमोट करता है प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, ताकि सॉइल की हेल्थ मेंटेन रहे। वृक्ष आयुर्वेद जो है वो एडवाइस भी देता है प्रॉपर मेथड्स पे कि कैसे सॉइल को पलटा जाए ताकि सॉइल का मॉइस्चर बना रहे, साथ ही साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी भी ग्रोथ होती रहे सॉइल के अंदर, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म्स। ऐसा ही एक केस और दिया है सिक्किम का। पेमा की फैमिली फार्म जो सिक्किम में है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसकी जो पैदावार थी वो कम होती जा रही थी फार्म पे, और एक्सपेंसिव केमिकल डालने के कारण जो कर्जा था वो भी बढ़ता जा रहा था। जब स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस करी कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेगी पूरे स्टेट में, तो पेमा की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग इसको ट्राई करेंगे। आसान चीज नहीं था ये। शुरुआत में जो पैदावार थी वो गिरती जा रही थी क्योंकि सॉइल जो है रिकवर कर रही थी इतने सालों से जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा था उस पर। फैमिली ने फिर अपने को स्विच किया कंपोस्ट पे, नेचुरल पेस्ट तैयार किए, पेस्ट रेपेलेंट्स जिसमें नीम और गार्लिक का जो है इस्तेमाल किया गया, और मल्टीपल क्रॉप्स जो है वो उगाने शुरू किए पूरे साल में। 5 साल के बाद पेमा का फार्म जो है वो फल फूलने लग गया। अब वो अपने जो इलायची है, अदरक है या ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स हैं उनको आसानी से अच्छे दामों पर बेच पा रही थी। 2016 में सिक्किम जो है वो 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, जिसमें उसकी सारी फार्म लैंड जो है वो ऑर्गेनाइज वो जैसे कहते हैं ना ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कर दी गई। ये इफेक्ट्स जो हैं इसके वो बहुत चेंजिंग थे। लोकल बायोडाइवर्सिटी दोबारा से फ्लरिश करने लग गई, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो वापस लौटने लग गए, टूरिज्म बढ़ने लगा क्योंकि विजिटर्स यहाँ के ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल को देखने आने लगे, फार्मर्स की खुद की इनकम 20% एवरेज बढ़ गई। तो सिक्किम जो है वो एक ग्लोबल मॉडल के तरफ सर्व करता है, जहाँ पे पूरा का पूरा रीजन जो है वो ट्रांजिशन हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, और इससे उन्होंने इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक आउटकम्स दोनों बहुत इंप्रूव कर लिए। अब आता है रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल केस के जो हैं उनके केस में हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि वो लंबे समय तक ह्यूमैनिटी के लिए चल जाए, और इसके लिए हमें जो है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एनर्जी के हैं उसके लिए हमारे को अब अपने आप को उस पर स्विच करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा पर्पजेस के। ये सैटेलाइट इमेज है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क्स जो वर्ल्ड में है, और ये राजस्थान में है हमारे। ये लगभग 15% जो करंट नीड है राजस्थान की उसके लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यहाँ सोलर फार्म ये रायचूर के पास कर्नाटका का है, उसका दिखाया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया एक इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी 2015 में। ये एक तरह का कोलिशन था उन कंट्रीज के बीच में जहां पर सनराइज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सन की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सोलर पावर को हार्नेस किया जाए। मेनली कंट्री का क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट है, पूरे साल रहती है, तो इसको क्यों ना इस्तेमाल करें हम लोग। इंडिया ने मदद करी है कई, जिस तरह से सोलर प्रोजेक्ट्स में कई कंट्रीज की मदद करी है जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज शेयर करके उनके लिए जो है फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो हैं जो वो अफोर्ड कर पाए वो क्रिएट करके। भाडला सोलर पार्क जो है वो सिंबल है हमारे इंडिया का सोलर एम्बिशन का, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे कंट्री जो है वो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स में शिफ्ट हो सकती है। तो ये इंडियंस के लिए ये जो अलायंस है ये रिप्रेजेंट करता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी। जहां हम एक तरह से इन इश्यूज से डील कर रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो पहुंच है रिसोर्सेज तक, जिसमें बेसिक आते हैं वाटर, क्लीन एयर, ये कई सेक्शंस पर सोसाइटी के उनको नहीं मिलती।
शहरों में क्या होता है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल पर्याप्त या रेगुलर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर की नहीं मिलती। एरियर पॉल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज के कारण होता है, एक्सेसिव यूज जो फॉसिल फ्यूल्स का है उनके कारण होता है, उन पर असर डालता है जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को इन जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके कारण। तो हमें ये याद रखना होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ वो कैसा है, और जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की एक तरह से स्टीवर्ड की तरह, उनके सेवक की तरह जो है हम काम करें कि उनको रिस्टोर किया जा सके, रीजनरेट किया जा सके और सस्टेन कराया जा सके। जो भगवत गीता है वो रिफर करती है लोक संग्रह को, एक आइडिया जिसमें हर कोई जो है अपने जो पर्सनल डिजायर्स हैं उनको छोड़ के सबके लिए भलाई का सोचे, ऐसा काम करे। तो ये जो समय है ये हमें भी अब आ चुका है कि सोचना पड़ेगा, हम अपने पर्सनल जो है फायदे को ना देखें, पूरे ओवरऑल भलाई को देखते हुए जो है चीज़ों को इस्तेमाल करें। अब इससे पहले आगे बढ़े एक चीज़ रिकैप ले लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में होते हैं और बहुत वैल्यूएबल है ह्यूमंस के लिए। अलग अलग तरीके हैं कैटेगराइज करने के रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जो बहुत ही यूजफुल कैटेगरीज मानी गई हैं। रिसोर्स कर्ज क्या था, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। अगर हम टेक्नोलॉजी और स्किल्स की मदद से डेवलपमेंट करें तो हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करें तो उससे हम रिसोर्स कर्ज से बाहर आ सकते हैं। हमें बहुत विजिलेंट होना होगा, सोच समझ के करना होगा जिस दर से हम रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। समझदारी सूझबूझ से हमें नॉन रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे क्या होगा, वो लंबे समय तक जो है हम उनको यूज कर पाएंगे। तो ये था आपका पहला चैप्टर, जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है इसमें आपको कुछ और चाहिए, कुछ और डिटेल्स चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है हमसे कोई पार्ट मिस हो गया हो, या आप उस चीज को और डिटेल में जानना चाहते हो, तो प्लीज बताइए, कमेंट करिए, हम आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर की जो एक्टिविटीज है या जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पूरा सॉल्व करेंगे।